हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद हर्ष। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम आपकी तैयारी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है आओ स्वयं को जांचें। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत फ्रेंड आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें से आपके 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और 5 पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। फ्रेंड, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को पूरी तरह समझें, उसमें ये देखें कि हमें दे क्या रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि हमसे पूछा क्या है। तो फ्रेंड, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड, हमें वर्तमान जनसंख्या इसने दे रखी है। वर्तमान जनसंख्या हमें कितनी दे रखी है? 4410 व्यक्ति, यानी कि 4410 व्यक्ति इस गांव की क्या है? वर्तमान जनसंख्या है। और हमसे पूछा क्या है फ्रेंड? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो माना फ्रेंड, हमारी इस गांव की जनसंख्या क्या थी? 100 व्यक्ति थी, यानी कि 2 वर्ष पूर्व इस गांव में माना 100 व्यक्ति रहते थे। तो ये कह रहा है कि फ्रेंड, प्रति वर्ष 5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पहले साल में वृद्धि हुई 5% की। जब आप 100 का 5% निकालोगे तो 5 निकल के आएगा, और 100 में 5 जोड़ दोगे तो 105, यानी कि पहले साल में वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी फ्रेंड? 105। अब अगले दूसरी साल यानी नेक्स्ट ईयर जब वृद्धि हुई, वो भी कितनी हुई? 5% की। तो 5% की 105 में जब आप 105 का जब आप 5% निकालोगे तो वो निकल के आएगा आपका 5.25, यानी कि अगली साल 5.25% व्यक्ति की वृद्धि हुई। तो 105 में जब आप 105 में जब आप 5.25 को जोड़ोगे तो 110.25 निकल के आएगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि माना हमने, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो गई उसकी? 110.25। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जनसंख्या कितनी है वर्तमान में? 4410 रुपए। अब हम इनका क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब हम इनका डिवाइड करेंगे फ्रेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दो वर्तमान जनसंख्या का जो अंतर होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे? सॉल्व। हम करते हैं, देखो फ्रेंड, अब हम भाग देते हैं इसका 110.25। क्लियर फ्रेंड? जब इसका आप भाग दोगे तो ये हट जाएगा 100। जब दशमलव हटाओगे तो ऊपर जितनी अंक के बाद दशमलव होगा उतने जीरो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गए। ठीक है फ्रेंड, अब इसको डिवाइड करो आप। अब इसको डिवाइड करोगे जब आप, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो 5 8 40 और 5 दूनी 10, 882 हो गया। इससे 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 पचम 25। अगेन इसे 5 से डिवाइड करो तो 20 हो गया फ्रेंड। इससे 5 से करोगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 441। 441 को आप 882, 441 से आप 882 काटोगे तो 2 बार भाग जाएगा। तो बचा कितना? 2 इंटू 20, यानी कि 40। कितना गुना आया फ्रेंड? 40 गुना आया। तो अपन करेंगे क्या कि हमने माना था कितना? 100 माना था वर्क स्टार्टिंग में। तो अब इसे क्या कर देंगे? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा? 4000। यानी कि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 4000 व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर फ्रेंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा घनमूल से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे फ्रेंड, हम जो संख्या का हमें घनमूल निकालना है उसके पहले अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो पहले अपन 1372 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 से भाग चला जाएगा फ्रेंड। 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12। अगेन 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6। अब फ्रेंड इसमें 3 से भाग जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 7 से जाएगा, 7 चौक 28 और 7 नाम 63। अगेन 7 से 7 7 49, 7 एकम 7। इसका भाज्यगुण निकल के आते हैं फ्रेंड 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर?
ऐसे ही हम दूसरी जो संख्या हमें दे रखी है उसका भी क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, दूसरी जो संख्या हमारे पास फ्रेंड वो है अपनी 1400, दूसरी जो संख्या है फ्रेंड वो है हमारे पास 1458। दो से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 साम 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। फिर अगेन इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग जाएगा इसमें तो 27 बार, फिर 3 से जाएगा तो 3 नाम 27, फिर 3 से तो 3 बार, फिर 3 से जब जाए। ठीक है, तो फ्रेंड अब इसके हमें बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से प्राप्त हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5, एक को अपन लिख देते हैं नीचे। क्लियर फ्रेंड, इंटू 3। अब देखो फ्रेंड अपन करेंगे क्या, इसको अपन हटा देते हैं। अब हमें करना क्या है फ्रेंड, जब कभी भी हमसे अगर घनमूल पूछता है तो अपन करेंगे क्या, जब हमसे घनमूल पूछेगा तो हम घनमूल के क्या बना देंगे, जोड़े बना देंगे। घनमूल यानी कि 3 3 के जोड़े बनाएंगे, और वर्गमूल पूछता है तो हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड, इसमें तो बन ही नहीं रहा, 2 ही है अकेले, तो इसमें जोड़ा नहीं बनेगा। इसमें से 3 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें अकेला 2 है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन इसमें से एक 3 का ये जोड़ा बन गया और एक 3 का ये जोड़ा बन गया। अब इस जो जोड़ा हमने बनाया उसमें से एक एक संख्या को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से 7 बाहर आ जाएगी, इसमें क्या बचा, 2 दूनी 4, या ऐसे आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। काय के अंदर बचा, घनमूल के अंदर। अब फ्रेंड क्या होता है, आप कर दोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। फिर 1458 का क्या आता है फ्रेंड, 3, एक 3 ये बाहर आ गया, इंटू एक 3 आ गया। घनमूल के अंदर क्या बचा फ्रेंड, 2 बचा। ठीक है, घनमूल के अंदर 2 बचा। अपन करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में अपन याद रखेंगे फ्रेंड के 7 ये आ गया, इंटू 3 इंटू 3। ये हमको पता है कि फ्रेंड अगर घनमूल के अंदर जो संख्या है वो आपस में गुणा करेंगी, वर्गमूल के अंतर्गत जो संख्या है वो आपस में गुणा करेंगी। तो इनका जब आपस में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या फ्रेंड, अपन जैसे इसको अपन यहाँ से हटाते हैं, देखो फ्रेंड ये 7 यहाँ आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया। अब ये एक जोड़ा बन गया पूरा 2 2 का, तो इसमें से एक 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21 21 63, 63 दूनी 126। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 126 हो जाएगा। 126 कौन से ऑप्शन है फ्रेंड, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है क्या, कि हमें अनुपात दे रखा है, अनुपात b बराबर 5:4। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड। यदि a अनुपात b बराबर 5:4, b अनुपात c बराबर 6:8, तो a अनुपात b अनुपात c क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो पहले फ्रेंड हमें दे क्या रखा है, a अनुपात b दे रखा है हमें कितना, 5:4, और b अनुपात c हमें दे रखा है फ्रेंड 6:8। क्लियर, हमसे पूछा क्या है फ्रेंड, a अनुपात b अनुपात c। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि पहले हमें दे रखा है a अनुपात b, तो a अनुपात b कितना है, 5:4, तो a के नीचे 5 और b के नीचे 4। क्लियर, फिर हमें दे रखा है b अनुपात c 6:8, तो b के नीचे लिख दो आप 6 और c के नीचे लिख दो आप 8। क्लियर फ्रेंड, इसके बाद क्या करना है हमें, कि जो संख्या खाली दिख रही है जिसके सामने वाली, जैसे 4 के सामने ये खाली है तो इसमें क्या लिख दोगे, 4। जिसके सामने जो संख्या खाली है वही संख्या सेम आ जाएगी। जैसे 6 के सामने ये खाली है तो यहाँ कितने आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई और इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 का जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 अनुपात 6 का 4 से करोगे तो 24 अनुपात 4 का 8 से करोगे तो 32। ठीक है,
तो फ्रेंड अपना आंसर क्या निकल के आया है 30:24:32। अब देखो ये किस ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो 30:24:32 है आपके ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो हमें संख्या दे रखी है उस संख्या का क्या करेंगे, अपन पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 210 के अपन निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, फिर 3 से जाएगा इसमें, 3 त्रिक 9 ते 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 साम 35, फिर जाएगा 7 से एक बार। अब इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए फ्रेंड्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड, 4। अब देखते हैं 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड हमारे कि रेखा पी क्यू को सांकेतिक प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रेखा पी क्यू को हम किस रूप में, सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार करेंगे, तो वो अपन देखते हैं। तो फ्रेंड इसका अपन सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू और इसके ऊपर रेखा का सिंबल ये रहता है। क्यों रहता है ऐसा फ्रेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखा कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, रेखा को हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उसका ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा ए। अब बाकी के ऑप्शंस को भी अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो अपना जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है हमारा पी क्यू के, ये बना हुआ है एक सिंबल, ठीक है। तो अपन अब बात करते हैं ये सिंबल किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड ये सिंबल आपके लिए प्रयुक्त होता है किरण पी क्यू। अगर हमसे पूछता कि किरण पी क्यू को हम किस रूप में प्रेजेंट करेंगे, तो किरण पी क्यू को हम प्रेजेंट करेंगे फ्रेंड इस रूप में। क्यों, क्योंकि किरण जो होती है उसका एक बिंदु तो निश्चित रहता है और दूसरे को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है पी क्यू के ऊपर एक सिंपल लाइन। तो ये प्रेजेंट करता है रेखाखंड को। क्यों, क्योंकि रेखाखंड के जो दोनों बिंदु होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी कि उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा पेडागोजी से संबंधित। तो हमारे 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड हो गया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के पेडागोजी की बात करते हैं। तो पेडागोजी की जब अपन बात करते हैं फ्रेंड, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका गणित सभ्यता का दर्पण है किसने कहा। ये एक स्टेटमेंट है फ्रेंड, ये हमको याद करने पड़ेंगे और डेली आपकी जो टेस्ट सीरीज चलेंगे उसमें आपको एक ना एक स्टेटमेंट आपको मिलता रहेगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, आने लायक होगा, उसको हम यहाँ बताते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड इसका अपन आंसर की बात करते हैं। तो गणित सभ्यता का दर्पण है ऑप्शन आपका न्यूटन, यूक्लिड, हॉगबेन और प्लेटो। तो इसका ऑप्शन जब राइट आंसर की बात होगी तो राइट आंसर इसका होगा सी हॉगबेन। गणित सभ्यता का दर्पण है ये स्टेटमेंट दिया था हॉगबेन महोदय ने। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ की जब फुल फॉर्म की बात आएगी, एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इसे अपन हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड। तो ये क्या कह रहा है कि किस चीज पर बल देता है। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो करके सीखना, रटने पर, सवाल हल करने पर या उपरोक्त सभी। एक चीज फ्रेंड याद रखना, आप लोग ज्यादातर क्या करते हो कि ऑप्शन में उपरोक्त सभी देखा और उसको टिक कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि हर बार उपरोक्त सभी आंसर सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें। तो अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 बल देता है। तो फ्रेंड ये बल देता है करके सीखने पर, रटने पर नहीं बल देता और ना ही सवाल हल करने पर बल देता है। एनसीएफ जो 2005 है फ्रेंड इसके बारे में एक अपन जान लेते हैं थोड़ा। एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म की बात करें तो वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हो गई। और इसका एक जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये किस पर आधारित है। ये अपना रचनावाद यानी कि निर्मितवाद जो है उससे प्रेरित है, उस पर आधारित
है, उसी के आधार पर इसकी क्या की गई है, इसका निर्माण किया गया है एनसीएफ 2005 का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का दूसरा नाम क्या है। वैदिक गणित क्या है, एक गणित की शाखा है एक तरीके से, तो अपन को बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। अपन जानते हैं फ्रेंड, बीजगणित ऑप्शन है, एक अंक गणित, एक रेखा गणित और एक मानस गणित। अपन बात करें फ्रेंड बीजगणित अपने आप में एक शाखा है, अंक गणित भी शाखा है और रेखा गणित भी अलग से शाखा है। अपन मानस गणित की बात करें तो मानस गणित क्या है, एक वैदिक गणित का दूसरा नाम है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। अब ऐसे वर्णों को क्या करोगे आप, अंडरलाइन करोगे, नहीं है दे रखा है, या गुण या सीमा जो भी पूछा अपन से क्या पूछा, सीमा को अपन क्या कहते हैं, दोष, कमी, ठीक है, या एक तरीके बुराई या कमी, दोष, सीमा, कुछ भी अपन कह सकते हैं, कुछ भी इस जगह पूछ सकता है। इस जगह पूछ लेता कि प्रश्नों के दोष क्या है तो भी सेम आंसर ही रहता। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अनुमान लगाना, फिर है निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना और उपरोक्त सभी। तो इसके अपन आंसर की बात करें फ्रेंड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हर एक ऑप्शन को अपन समझते हैं फ्रेंड। देखो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में अपन अपने कौन से प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, जिस बेस पे हमारी क्या होती है, रीट परीक्षा भी अपनी वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आधार पर ही आयोजित कराई जाती है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि जिसे अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तुक्का लगाना। इसमें बालक क्या है, आसानी से अनुमान लगा के अधिक नंबर प्राप्त कर सकता है। दूसरा है निर्माण में कठिनाई, इसके निर्माण में भी कठिनाई होती है क्योंकि एक व्यापकता ली हुई होता है, बहुत सारी कोशिश करनी होती है इसके निर्माण में, बहुत सारे बुक और उनका सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारी सामग्री का, इसलिए इसके निर्माण में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। और जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, इससे बच्चे के हर एक स्तर की जब बात करें तो उसको नहीं माप सकते। जैसे जो निबंधात्मक प्रश्नों से अपन बौद्धिक क्षमता का या उसकी अभिव्यक्ति को जांच सकते हैं, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से नहीं अपन जांच सकते। इसलिए इसकी जो सीमा की बात करें तो उपरोक्त सभी, इसकी तीनों सीमाएं होंगी, अनुमान लगाना, निर्माण, कठिनाई और जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक रेखा चित्र, तालिका, चार्ट व आदि की सही व शीघ्रता से बना सकता है, यह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है। यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड अपने उद्देश्य से संबंधित है, तो इसके ऑप्शन है ज्ञानोपयोग, अवबोध, कौशल और ज्ञान। ठीक है, तो इसका अपन आंसर की बात करें तो फ्रेंड ये हमसे क्या कह रहा है कि बालक रेखा चित्र, तालिका और चार्ट आदि को बनाना जानता है। रेखा चित्र बनाना, तालिका बनाना, चार्ट बनाना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कौशल के अंतर्गत आते हैं ना। कोई कला एक तरीके से बच्चा अच्छे चित्र बना लेता है तो उसके अंदर वो क्या है, कौशल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौशल। ठीक है फ्रेंड, तो अपन हम बात करते हैं कि ज्ञानोपयोग क्या है, अवबोध क्या है और ज्ञान क्या है। तो ज्ञानोपयोग की जब अपन बात करें तो फ्रेंड जो बच्चे द्वारा सीखा गया ज्ञान है उसको वो नवीन परिस्थिति में उपयोग करे या दैनिक जीवन में उपयोग करे तो ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आ जाएगा। अवबोध की बात करें तो अवबोध में क्या होता है कि बच्चा अगर तुलना करने लग जाए दो वस्तुओं के मध्य तो वो अवबोध के अंतर्गत आ जाएगा, उसको समझने लग जाए उस चीज़ को तो वो अवबोध के अंतर्गत आ जाएगा। और जब अपन ज्ञान की बात करें फ्रेंड तो ज्ञान में आता है किसी परिभाषा को याद करना, प्रत्यास्मरण करना किसी का परिभाषा का, या किसी टॉपिक को प्रत्यास्मरण करना और प्रत्याविज्ञान करना, ये अपने ज्ञान के अंतर्गत आया था, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशल। चलिए फ्रेंड, आज के अपने 10 क्वेश्चन, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए फ्रेंड। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम से हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो सकें।